माइटोकॉन्ड्रिया ये है जो कि अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है, ये किसी पर डिपेंड नहीं करती। हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में से हम लोग बहुत चीज़ ऐसे पहले से भी जानते हैं। पहले से जानता हूँ जो पहले मैं लिख देता हूँ माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, ठीक ना। फिर और क्या कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को? माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में हमारे एनर्जी को कलेक्ट करके रखती है। जब कोई भी व्यक्ति मान लीजिए कि सहता है, खाना वाना नहीं खाता है, कोई जैसे छठ पर्व है तो छठ पर्व में क्या होता है कि माता लोग 1 से 2 दिन सहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो खाना वाना नहीं खाती है, तो जो एटीपी हमारे स्टोर रहती है वही एटीपी उसको एनर्जी देता है, जिस कारण वो 1-2 दिन सर्वाइव कर पाती है, ठीक ना। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है तुम ये डबल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक ना। इसको पास डबल मेम्ब्रेन होती है। फिर ये अंदर क्यों होती है? इस तरीका की होती है, ठीक ना। तो ये जो क्रिस्टाई होती है, क्या होती है? क्रिस्टाई होती है। इसको क्रिस्टाई कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टाई कहते हैं। जो कि क्या करती है? इंक्रीजिंग सरफेस एरिया को बढ़ाने में काम करती है। क्या करती है? इंक्रीज करती है सरफेस एरिया को। ये माइटोकॉन्ड्रिया के हर एक सेल में संख्या है जो कि गिनती नहीं है कि 2 ही होगा या 3 ही होगा। अनलिमिटेड कहने का मतलब कि ज़्यादा भी नहीं होता है, लेकिन एक फिक्स है कि 10 हो 20 हो, ये कोई फिक्स अमाउंट में लेकिन नहीं है कि 5 ही होगा या 2 ही होगा। इस तरह का कोई इसका फिक्स नहीं है। इस तरीके से हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ पहले जान लिए। अब उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इसको सिमिलर नेम है माइटोकॉन्ड्रिया, सिमिलर नेम का है माइटोकॉन्ड्रियोन है। ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग बोलते हैं जो कि पुलर वर्ड बोलते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एक काउंट नहीं पाया जा रहा है, इसके कारण माइटोकॉन्ड्रियोन होती है। अनलेस स्पेशली स्टेंड क्या होती है? स्पेशली स्टेंड ए अनलेस स्पेशली स्टेंड आर नॉट इजीली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप्स। ये आसानी से हम लोग को माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखती है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक ना। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल्स इज वेरिएबल। मैंने पहले ही बता रहा हूँ कि जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वो वेरिएबल होती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि फिक्स नहीं है कि एक सेल्स में या इतना में इतना होगा। वही कह रहा है कि वेरिएबल होता है, ये वेरिएबल टर्म से याद रखिएगा। ये एक्टिवली ऑफ द सेल्स in turns the shape size also consider the degree of variability observed। ये इसका शेप साइज भी माइटोकॉन्ड्रिया का हम लोग चित्र में देखेंगे, और उसको नहीं रहेगा चित्र यहाँ पे तो हम लोग उसको पार के भी देखेंगे, हम लोग डायग्राम को बनाएंगे। टाइपिकली इट इज a sausage shaped cylindrical having diameter is 0.2 माइक्रोन मीटर से 1.0 माइक्रोन मीटर तक की होती है। और वही वैक्यूल्स कितना था? 0.5 माइक्रोन मीटर से 1 माइक्रोन मीटर था। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है डायमीटर? तो 0.2 माइक्रोन मीटर से लेकर 1.0 माइक्रोन मीटर तक की एवरेज 0.5 माइक्रोन मीटर तक की जाती है। एवरेज कितना लिया गया? 0.5 माइक्रोन मीटर से लेके 1.0 माइक्रोन मीटर तक की। ये सब साइज़ याद रखिएगा, साइज़ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती है, मैच द फ्लोइंग में दे देती है। ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन, जो पहले में बता दिया। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ तक कोई भी लाइन्स को समझने में कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा। यहाँ तक कुछ नहीं बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया का पुलर पर माइटोकॉन्ड्रियन होती है। वो स्पेशली कोई भी हर एक सेल्स में कोई फिक्स नहीं होती है कि ये सेल में इतना ही पाया जाएगा, वो अनफिक्स्ड होती है। और इसको साइज दे दिया है, और वो बता रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है कि डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के चित्र के बारे में बताता हूँ। कहा क्या रहा है कि ये बाहरी का मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, ये इसको अंदर से निकाल रही है। देखो बाहरी का कवर दिखाया, फिर ये इनर मेम्ब्रेन होता है। डबल मेम्ब्रेन हो गया, एक आउटर हो गया, एक इनर हो गया। फिर इसको अंदर ये मैट्रिक्स भरी हुई रहती है, जेलिक सब्सटेंस जिसको मैट्रिक्स कहते हैं। ये इनर स्पेस, फिर वो इनर स्पेस से एक क्रिस्टल कहते हैं, और वहाँ पे सिस्टर ने कर रहे थे जो
इंडो मेम्ब्रेन का जो सबसे छोटा यूनिट इस तरीका का वैक्यूल्स दिख रहा था, वहाँ पे सिस्टर्ने यूज कर रहे थे। ये सिस्टर्ने और क्रिस्टाई बर्ड्स, ये बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ये बहुत बार कंफ्यूज कर देते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्या था। तो माइटोकॉन्ड्रिया में याद रखें क्रिस्टे। इस तरह का इसको हम अपने तरीके से पारता हूँ चित्र और ये सबको दर्शाने का प्रयास करता हूँ। जैसे ये है माइटोकॉन्ड्रिया, इसको मान लेते हैं, ठीक। फिर इसको अंदर इस तरीक़ा से मान लीजिए, इस तरीक़े से मानिए। तो ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये हो गया जो इनर मेम्ब्रेन हो गया, और इसको अंदर बहुत सारे जेलिलक सब्सटेंस हैं, ठीक ना। जेलिलक सब्सटेंस हैं, ये समझिए कि क्या है, ये हो गया मैट्रिक्स। क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया। और ये हो गया इनर स्पेस ये अंदर वाला हो गया। और ये क्रिस्टाई हो गया, ये क्या हो गया, क्रिस्टाई हो गया। देख लिए हम लोग सब चीज़ दर्शा दिए। और ये जो क्रिस्टाई होती है वो इंक्रीजिंग करती है सरफेस को, क्या करती है, इंक्रीजिंग सरफेस को करती है, सरफेस को इंक्रीजिंग करती है, ठीक ना। सरफेस को, किसको इंक्रीजिंग करती है, तो सरफेस को इंक्रीजिंग करती है। इस तरीके से हम लोग अपने डायग्राम से अपने तरीके से बना के देख लिए। और वहाँ पे नहीं समझ में आया, इसको अंदर मैट्रिक्स फील्ड होती है। और यहीं पे हम लोग को एटीपी भी रिलीज, एटीपी को स्टोर की हुई रहती है। और भी इसमें और विस्तार रूप में देखा जाए तो इस तरीके से हर एक क्रिस्टल में एक वो F0 और F0 इस तरीके से रहती है, F0 और F0 रहती है, वो फिलामेंट होती है। उसको में भी एटीपी इस तरह की चीज़ों में स्टोर करके रखी हुई रहती है। इस तरीक़े से हम लोग जान सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। डबल मेम्ब्रेन की बात की जाए तो एक मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन, यही दोनों का मेम्ब्रेन को मिला के डबल मेम्ब्रेन कह दिया जाता है, ठीक। ये एक प्रकार का स्ट्रक्चर दे रही है। ये बाहरी का मेम्ब्रेन है, इसको अंदर भी फ्लूइड, ये दोनों के बीच में फ्लूइड भी भरा हुआ रहता है। कि ये दोनों के बीच में जो फ्लूइड भरे हुए रहते हैं, इस तरह का समझिए कि फ्लूइड भरा हुआ, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्लूइड रहती है उसको क्या कहा जाता है, दोनों स्पेस के, दोनों को बीच को जो स्पेस में भरी हुई रहती है उसको माइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड कह सकते हैं। चाहे तो कुछ एक वर्ड आता है जो कि हमको अभी याद नहीं आ रहा है, वो आएगा तो मैं बता दूंगा। इसको बीच में एक फ्लूइड रहती है, जैसे कार्डियम वाला हम लोग डबल मेम्ब्रेन पढ़ रहे थे वहाँ पे बताया था ना, उसी प्रकार से यहाँ भी डबल मेम्ब्रेन के बीच एक फ्लूइड रहती है, उसको मैं बताऊँगा, आएगा तो। ये अगले वीडियो में बता दूँगा, नहीं यहाँ पर आएगा तो। यहाँ फिर देखिए, अब बात करते हैं मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर, यहाँ तक हो गया था। स्ट्रक्चर विथ द आउटर मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर विथ द आउटर मेम्ब्रेन, देख लें, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन दोनों देख लें। द इनर मेम्ब्रेन दो कह रहा था, वही डबल मेम्ब्रेन कौन कौन है, तो एक तो आउटर मेम्ब्रेन हो गया, एक इनर मेम्ब्रेन हो गया। एक आउटर मेम्ब्रेन हो गया और एक इनर मेम्ब्रेन हो गया। डबल उस साइड देख ली तो डबल मेम्ब्रेन हो गया। इट्स लिवन डिस्टिंक्टली टू एक्वस कंपार्टमेंट, और जो इसमें मैट्रिक्स भरा हुआ है वो दो कंपार्टमेंट बन रही है, एक अंदर का कंपार्टमेंट बन रही है, एक दोनों लेयर के बीच का बन रही है, वही कह रहे दो एक्वस कंपार्टमेंट बनती है। आउटर कंपार्टमेंट एंड इनर कंपार्टमेंट, देखिए यहाँ पर आउटर कंपार्टमेंट एंड इनर कंपार्टमेंट के बारे में देखें। द इनर कंपार्टमेंट यानी मैट्रिक्स वाला जो कह रहा है, इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विथ डेंस होमोलोगस कॉल्ड मैट्रिक्स, कह रहे हैं ना, जो अंदर वाला है वो डेंस होती है, होमोजीनियस होती है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस होती है। होमोजीनियस कहने का मतलब कि एक ही प्रकार का जो फंक्शन करती है, एक ही प्रकार का मटेरियल उसको अंदर होता है, उसको होमोजीनियस कहते हैं, होमोजीनियस सब्सटेंस होती है अंदर। जबकि आउटर मेम्ब्रेन्स कंटिन्यूसली लिमिटिंग बाउंड्री, जो लिमिटिंग बाउंड्री है, जो मैं पहले बताने का प्रयास कर रहा था, ऑफ द इनर मेम्ब्रेन्स फॉर्म्स नंबर ऑफ फोल्डिंग कॉल क्रिस्टाई, ये क्रिस्टाई की बात कर रहा है। जो अंदर फोल्डिंग हो, मैट्रिक्स के अंदर जो फोल्डिंग है उसको क्या कहा जा रहा है, क्रिस्टाई कहा जाता है। उसको सिंगुलर वर्ड क्या है, क्रिस्टा, सिंगुलर वर्ड क्या है, क्रिस्टा टुवर्ड्स द मैट्रिक्स, किधर की ओर रहती है, वो मैट्रिक्स की ओर रहती है। फिगर में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से हम लोग देख लिए। द क्रिस्टाई इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, हमने पहले ही बता दिया था कि क्या करने का काम करती है, इंक्रीजिंग करने का काम करती है। किस चीज़ को, तो एरिया की इंक्रीज करती है। द टू मेम्ब्रेन हैव देयर ऑन स्पेसिफिक
enzymes associated with the mitochondria functions। क्या कह रहा है कि दो मेम्ब्रेन है उसको स्पेसिफिक इंजाइम्स करती है, एसोसिएटेड करती है विथ माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन करती है। वो दोनों का अपना अपना काम है। क्रिस्टाई का अपना काम है और वो मैट्रिक्स का अपना काम है। जैसे क्रिस्टाई का क्या काम है, तो उसको काम था कि इंक्रीजिंग सरफेस एरिया करने का, और मैट्रिक्स का क्या काम है, तो उसको अंदर स्टोर एनर्जी करके रखने का काम होती है। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट, माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट, यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। जैसे ये प्रोकैरियोटिक्स में रिस्पायरेशन कौन कर रही थी, तो मेसोसोम्स कर रही थी। तो यहाँ पे कौन कर रही है रिस्पायरेशन के काम, कौन कर रही है, तो एरोबिक रिस्पायरेशन कर रही है। कौन कर रही है, एरोबिक रिस्पायरेशन कर रही है। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी, वो प्रोड्यूस क्या करती है, सेलुलर एनर्जी का इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। किस कौन सा फॉर्म में कर रही है एनर्जी, तो एरोबिक रिस्पायरेशन कर रही है, रिस्पायरेशन कर रही है तो वो एनर्जी को प्रोड्यूस कर रही है। एनर्जी का प्रोड्यूस कर रही है तो वो कौन सा फॉर्म में कर रही है, तो एटीपी के रूप में कर रही है। कौन सा रूप में कर रही है, एटीपी के रूप में कर रही है। हेंस दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल्स, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था, पावर हाउस ऑफ द सेल्स। दे मैट्रिक्स आल्सो पोसेस द सिंगुलर सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स। कह रहा वो मैट्रिक्स के अंदर जो मैं बोल रहा था कि एटीपी स्टोर रहती है, तो वो देखिए क्या सिंगल सर्कुलर डीएनए होती है। सिंगल सर्कुलर क्या होती है, डीएनए होती है। बार ये कैसे हो रहा है, सिंगल सर्कुलर डीएनए होती है। सॉरी भाई, सिंगल सर्कुलर डीएनए होती है। हम लोग कहाँ पे पढ़े थे कि सर्कुलर डीएनए कहाँ पे होती थी, तो प्रोकैरियोटिक्स में होती है। जहाँ पे हम लोग बनाए वो मैट्रिक्स का एरिया इस तरीके से मैं बनाता हूँ। ये जो मैट्रिक्स का एरिया देख रहे हैं ना, ब्लू, ये कैसा कह सकते हैं, ये मैट्रिक्स से जो पीला टाइप का एरिया है ना, ये पीला वाला एरिया, उसी के अंदर सर्कुलर डीएनए होती है। अब फ्यू आरएनए मोलिक्यूल्स राइबोसोम्स 20s compartment of the required of the synthesizing of protein, the mitochondria is divided by the fission process। अब मैं बताता हूँ क्या कह रहा है ये कह रहा है कि इस तरह का माइटोकॉन्ड्रिया हम बना रहे थे, उसको में हम लोग इस तरीका का जो दिखा रहे थे, ये क्रिस्टाई दिखा दिए इस तरह का। और उसको अंदर की बात किया जाए तो उसको अंदर ना सर्कुलर डीएनए, ठीक ना, कैसा डीएनए, सर्कुलर डीएनए, ठीक, सर्कुलर डीएनए। और सर्कुलर डीएनए के अंदर सर्कुलर डीएनए है, फिर आरएनए मॉलिक्यूल्स भी है इसको अंदर। इसके अंदर क्या है, आरएनए मॉलिक्यूल्स भी है, ठीक ना। लाल पेन नहीं दिख रहा है, ब्लू, कोई कलर ही नहीं इसमें अच्छा दिया उतना। इसको अंदर क्या है, फिर इस तरीके से आप समझिए कि आरएनए भी है, और उसको ऊपर राइबोसोम्स भी है, देखिए राइबोसोम्स भी इसको अंदर है, राइबोसोम्स भी इसको अंदर है। और वो भी कौन राइबोसोम है, वो देखिए 70s है। कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड टू सिंथेसाइजिंग द प्रोटीन, जो कि क्या सिंथेसाइज कर रही है, प्रोटीन। दिस इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया फिजन। ये माइटोकॉन्ड्रिया फिजन में भी करती है। तो देख रहे हैं, अब देखिए बात को मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये सर्कुलर डीएनए, पहली बात की सर्कुलर डीएनए हो गया, सर्कुलर क्या हो गया, डीएनए हो गया, जो कि किसका भाग है, सर्कुलर डीएनए किसका होता है, प्रोकैरियोटिक्स का होता है। ये राइबोसोम है, ये क्या है, राइबोसोम है, जो कि 70s है। 70s भी किसका था, तो 70s भी किसका था, वो भी प्रोकैरियोट्स का था। तो ऑर्गेनस तो है, ऑर्गेनस का मेम्ब्रेन भी है, लेकिन ऑर्गेनस का मेम्ब्रेन ऐसा प्रेजेंट कहाँ, मैट्रिक्स में। उसको अंदर यदि जो कोई और दूसरा ऑर्गेनस पाया जा रहा है, तो वो किस तरह का बिहेवियर कर रही है, प्रोकैरियोटिक्स की तरह कर रही है। बिहेवियर नहीं, मतलब कि जो ऑर्गेनस रख रही है वो किसका रख रही है, तो प्रोकैरियोटिक्स का। कि सर्कुलर डीएनए किस में हम लोग देखते हैं, प्रोकैरियोटिक्स में देखे थे। 70s किसको में देखे थे, तो हम लोग किसको में देखे थे, वो प्रोकैरियोटिक्स में देखे थे। एक नहीं, कोचिंग का नाम नहीं लूँगा, एक टीचर थे जो कि बता दिए थे क्या, कि प्रोकैरियोटिक्स में 70s पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक्स में यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में 70s पाया जाता है, सही बात बता रहे हैं। यूकैरियोटिक में 70s पाया जाता है, यूकैरियोटिक में 70s नहीं पाया जाता। यूकैरियोटिक्स के ऑर्गेनस के अंदर, ऑर्गेनस जब पाई जाती है
तब यानी कि सब ऑर्गेनल्स में 70s पाई जाती है। मैं उसको कन्फर्म करना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ये कोई कहा दे कि यूकैरियोटिक में जितना राइबोसोम पाया जाता है वो 70s होता है, तो वो गलत है। वो सब ऑर्गेनल्स की तरह काम कर रही है, उस समय वो ऑर्गन्स 70s और प्रोकैरियोटिक की तरह काम करती है। अब कोई कहा दे कि यूकैरियोटिक के पास स्ट्रेट सर्कुलर डीएन होता है, तो भाई फिर डिफरेंट क्या रह गया? जब वो एनसीईआरटी वो बोल दिया है कि यही चीज़ डिफरेंट है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, तो फिर तो सारा चीज़ सिमिलर ही हो जाएगा। तो वो ऑर्गेनल्स की तरह नहीं बिहेव करती है। जब सब ऑर्गेनल्स की तरह बिहेव करती है तब ये इस तरीका का बात होती है, प्रोकैरियोटिक्स की तरह वो बिहेव करती है। ठीक, यहाँ तक तो वो ही ख़त्म हो गया। अब बात करते हैं हम लोग प्लास्टिक। प्लास्टिक जैसे हम लोग के लिए घर में खाना बनाया जाता है, तो कहाँ बनाया जाता है? किचन में बनाया जाता है। बताया जाता है कहाँ बनाया जाता है? किचन में बनाया जाता है। तो इसी प्रकार से समझिए कि प्लांट्स में प्लांट्स का किचन ही है। प्लांट्स का किचन KITCHEN, प्लांट्स का किचन है, ठीक ना। प्लास्टिक ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट। क्या होती है? लीकोप्लास्ट। ये सब ऐसा है जो कि किसी पर डिपेंड नहीं करती है, ये लोग खुद अपने आप पे डिपेंड रहती है, ठीक ना। इसका क्रोमोप्लास्ट का क्या काम होती है? कलर को प्रोवाइड करती है। क्या करती है? प्रोवाइड, कलर प्रोवाइड करती है। क्लोरोप्लास्ट क्या, जैसे क्लोरो लिखा हुआ है तो एक क्लोरोफिल इसको पास रहती है सब प्रकार का, तो फोटोसिंथेसिस करती है। एक चेंज बदल देता हूँ, एक कलर के लिए होता है, ठीक, कलर के लिए होता है। एक फोटोसिंथेसिस के लिए होता है, मिटा तो सकता नहीं। ये वाइट के लिए, जैसे ये वाइट के लिए होता है। जैसे क्या कहते हैं, मूली खाते हैं ना, तो उसको मूली का कैसा कलर रहता है? वाइट ही होता है ना, तो वो वाइट की, इसका लीकोप्लास्ट के चलते ही होता है। फिर पिगमेंट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक। तो प्लास्टिक के बारे में मैंने पहले बता दिया, अब उसको बारे में पूरा विस्तार से मैं जानने का प्रयास करता हूँ कि प्लास्टिक क्या है। तो प्लास्टिक्स आर फाउंड इन प्लांट सेल। कहा कि हम लोग तो यूकैरियोट्स हैं, हम लोग तो अपने से खाना बनाते नहीं हैं, तो प्लांट्स बनाती है। तो प्लास्टिड आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स, सभी प्लांट सेल में पाई जाती है। क्योंकि जहाँ पे प्लांट्स में प्लास्टिड नहीं रहेगी तो उसको खाना नहीं बनाएगी, जब खाना नहीं बनेगी तो वो बचेगा नहीं। प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड इन एक और है, प्लांट सेल में तो पाया जाता है जब पाया जाता है, और एक कहाँ पाया जाता है? इक्लोनॉइड्स में पाया जाता है। क्या? इग्लोनॉइड्स में पाया जाता है। इग्लोनॉइड्स का चित्र किस तरह का होता है वो भी मैं बना के अभी दिखाता हूँ, ठीक। दीज आर द इजियली ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप। ये कहाँ पे ऑब्जर्व किया गया था? तो माइक्रोस्कोप के प्रेजेंस में और माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया गया था। दे आर लार्ज, बहुत बड़े होते हैं, प्लास्टिक बहुत बड़े होते हैं। दे वियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट, और इसको पास कुछ पिगमेंट्स भी होते हैं। दे आर स्पेसिफिक पिगमेंट्स, इसको पास कुछ पिगमेंट्स भी होते हैं, ठीक ना। दस इम्पार्टिंग द स्पेसिफिक कलर to the plants based on the type of pigment. Plastid can be classified chloroplast, chromoplast, leucoplast. क्लोरोप्लास्ट कहें तो वो फोटोसिंथेसिस करती है, इसको पास क्लोरोफिल रखती है। ऐसे सबके बारे में नीचे दिया हुआ है, ऐसे मैं बता देता हूँ यहाँ पे। क्रोमोप्लास्ट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और ल्यूकोप्लास्ट वाइट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे मिर्च होती है जो कि हरा होती है, तो वो क्रोमोप्लास्ट के कारण होती है। टमाटर लाल होती है, वो क्रोमोप्लास्ट के चलते होती है। कैरोट, गाजर लाल होती है, वो क्रोमोप्लास्ट के चलते होती है। मूली जो वाइट होती है वो लीकोप्लास्ट के कारण होती है। और वो सभी प्लांट्स जीवित है, क्यों? क्योंकि वो क्लोरोफिल उसको पास होती है, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में वो फोटोसिंथेसिस करती है। दी क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल। वो क्लोरोप्लास्ट होती है, वो कंटेन क्या करती है? क्लोरोफिल को करती है। एंड कार्टिनोइड पिगमेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। वो क्या करती है? कार्टिनोइड पिगमेंट्स वो रिस्पॉन्सिबल है ट्रैपिंग एनर्जी के लिए, लाइट एनर्जी को ट्रैप करती है। क्लोरोफिल क्या करती है? ट्रैप करती है लाइट एनर्जी को, और वो लाइट एनर्जी को ट्रैप करके वो फोटोसिंथेसिस करती है। क्या करती है? फोटोसिंथेसिस करती है। इन द क्रोमोप्लास्ट, अब देखिए क्रोमोप्लास्ट क्या है? फैट सोलूबल है। क्या है? फैट सोलूबल है।
और कैटेनॉइड पिगमेंट होती है उसके पास। कौन सा पिगमेंट होता है? कैटेनॉइड पिगमेंट, जो कि कैटेनॉइड पिगमेंट कौन होती है? कैरोटीन होती है, कैरोटीन भी होती है। अब ये मत आप एक्सपेक्ट करिएगा कि हर एक चीज़ को मैं लिखूँगा, मैं हर एक वर्ड्स को मैं समझा दे रहा हूँ ना, समझ ना बात को। अब मैं लिखूँगा यही चीज़ को मैं पहले तीनों के बारे में लिखता कि वो ट्रैप करती है लाइट को, उसके बाद वो फोटोसिंथेसिस करती है, लाइट एनर्जी सनलाइट को कन्वर्ट करती है, तो मैं बोल रहा हूँ ना। तो आप तो कितना बार लिख चुके होंगे आप, उसको तो कोई जवाब है नहीं। अभी आपको है कि कितना कम से कम समय में हर एक वर्ड के एक बार टच कर दिया जाए, कोई वर्ड को नहीं छोड़ा जाए और वो हर एक वर्ड को टच कर दिया जाए और हमारे माइंड में आ जाए, ये ना आप चाह रहे हैं। और कुछ कुछ ऐसा है कि कोई वर्ड्स को हम अपना दिमाग में कैसे रखें, तो वो चीज़ मैं देने का काम कर रहा हूँ। कैटेनॉइड्स पिगमेंट्स कैरोटीन होती है। कैटेनॉइड पिगमेंट दो प्रकार का होता है, एक कैरोटीन पिगमेंट्स होती है, एक जैंथोफिल होती है। ये दोनों याद रखिएगा, जैंथोफिल्स एंड अदर आर प्रेजेंट, और दूसरा भी उपस्थित होते हैं। दिस गिव अ पार्ट द प्लांट्स ऑफ येलो ऑरेंज रेड कलर। येलो ऑरेंज रेड कलर, ये तीन प्रकार के कलर देने का, येलो रेड ऑरेंज, ये सब कैटेनॉइड पिगमेंट्स होती है। कैरोटीन या जैंथोफिल से वो पिगमेंट होती है जिसके कारण वो कलरफुल बनती है, ठीक ना। लीकोप्लास्ट आर द कलरलेस, जो वाइट कर रहा था मैं, वो समझिए एक प्रकार का कलरलेस ही होता है, ठीक ना, जिसके कारण वो आ जाती है। लीकोप्लास्टर कलरलेस, याद रखिएगा, लीकोप्लास्टर कलरलेस। यहाँ तक लीकोप्लास्टर कलरलेस होती है, ठीक। स्टोर, अच्छा ये हो गया। ऑफ वेरिड शेप एंड साइज, कलरलेस प्लास्टिड होती है और वेरिड करती है शेप, साइज और स्टोर न्यूट्रिशन को भी करती है। और वो जो शेप वो वेरी करती है वो लीकोप्लास्ट के कारण होती है, क्योंकि कलरलेस था तो इसको रहना उपस्थित को था नहीं, तो ये शेप भी जैसे मिर्च का शेप उसी प्रकार का होता है, सिलेंडर टाइप का। टमाटर का शेप सर्कुलर टाइप का होता है थोड़ा सा, और ऐसे इलिप्टिकल होता है, धंसा हुआ रहता है ना, एकदम गोल थोड़ी होता है, इलिप्टिकल टाइप का होता है, तो वो शेप भी देने का प्रयास करते हैं। देखिए ये हर कोई बता देगा कि लीकोप्लास्ट है जो कि कलरलेस होता है, लेकिन ये कोई बताता है इतना तक जाकर कि वो शेप भी देने का काम करता है, शेप एंड साइज विथ स्टोर न्यूट्रिशन, और वो न्यूट्रिशन भी स्टोर करती है, शेप साइज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो मैं पहली बार, मैं कितना बार एनसीईआरटी पढ़ा हूँ, लेकिन ये पहली बार विजुलाइज हुआ मेरे को। अब देखिए अब तीन प्रकार का आता है। एमाइलोब्लास्ट, एमाइलोब्लास्ट क्या? एमाइलोब्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट, ये दम याद रखिएगा, ये हरा से मैं कर रहा हूँ। एमाइलोब्लास्ट ये बहुत एग्जाम में आता है, बहुत बार एग्जाम में आता है, कार्बोहाइड्रेट। इलाइपियोब्लास्ट फैट्स को, ये क्या हाँ चला गया, इलाइपियो इलाइपियोब्लास्ट फैट्स को, काम ही नहीं कर रहा है मेरे उंगली। लिपोब्लास्ट फैट्स को, और एक और होती है जो कि उधर होगा, वो कार्बोहाइड्रेट को करती है। तो कार्बोहाइड्रेट, अच्छा कार्बोहाइड्रेट तो ये हो ही गया। अमाइलोब्लास्ट कार्बोहाइड्रेट एक प्रोटीन को करता है वो। एलिरोब्लास्ट होता है वो प्रोटीन को करता है। एमाइलोब्लास्ट देखिए एस है लास्ट में, तो याद रखिएगा एस से स्टार्च, स्टार्च कहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है? तो कार्बोहाइड्रेट में। इलाइयोब्लास्ट नाम से ही पता चल रहा है, इसे OIL कर सकते हो, वो है ना यहाँ बीच में OIL, ओवाइल्स को स्टोर करते हैं, ओवाइल्स और फैट्स को स्टोर करते हैं लाइपोब्लास्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हर एक बर्ड क्लोरोप्लास्ट, कोई भी बर्ड्स को मैं नहीं छोड़ा हूँ, हर एक बर्ड्स को मैं कम से कम समय में हर एक बर्ड्स को मैं समझाने का प्रयास किया हूँ। आगे बढ़ते हैं। एलोरियोब्लास्ट, देखें बोले थे ना कि एक और होता है, ये देखिए एलिरोब्लास्ट, वो प्रोटीन को करता है। यहाँ पे पी है ना, प्लास्ट में पी है ना, उससे याद रखिएगा प्रोटीन्स को करती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मेजोरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट का बात कर रही है, जखनी से वो बात हो रही थी किसको? क्रोमोप्लास्ट के बात हो रही थी, और लीकोप्लास्ट के, अब क्लोरोप्लास्ट की बात किया जा रहा है। मेजोरिटी द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन, मेजोरिटी कैसा होता है? ग्रीन ही होती है। प्लांट्स आर फाउंड इन द मेसोफिल सेल्स और पहले भी हम लोग पढ़े हैं मेसोफिल सेल के, याद रखिएगा। मेसोफिल्स कहाँ पर प्रेजेंट होती है? पत्ते में पाई जाती है, और वो क्लोरोप्लास्ट होती है। और कह रही है कि ज़्यादातर प्लांट्स में हरा ही होता है, ज़्यादातर प्लांट्स में नहीं, हमको अनुसार से सब प्लांट्स में हरा ही होती है। और मेसोफिल्स ऑफ द सेल्स ऑफ द लीफ कहाँ की होती है? लीव्स की होती है, सही है। दीज आर द लेंस शेप्ड, देखिए ये सब है ना जो कैसा है? लेंस शेप्ड का ही है। ये सब देख रहे हैं कैसा है? सब लेंस शेप्ड का नहीं है, एकदम सर्कुलर टाइप का इस तरह का है, फिर इसे उसको ऐसे ऐसे करके अरेंज कर दिया गया है। लेंस शेप का है, ओवल शेप है, स्फेरिकल शेप है, तो सारा शेप है, ठीक।
हम ज़्यादा गंदा नहीं पेज को करना चाहते हैं, हम साफ साफ से आगे निकलने पर ही बस करता हूँ मैं। ये क्या है, स्फेरिकल, ये मैं कर देता हूँ इससे। स्फेरिकल हो गया, आई लेंस शेप्ड हो गया, ओवल शेप हो गया। इवन द रिबन लाइक ऑर्गेनल्स हैविंग अ वेरिएबल लेंथ, ये एक दूसरे पर अरेंज होते हुए एक ऑर्गेनल्स की तरफ फॉर्म हो जाती है। कैसे, रिबन लाइक हो जाती है। जैसे देख रहे हैं ना, पूरा एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से अरेंज हो रही है ना। जैसे एक हो गया, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरीके का अरेंज हो गया है। तो एक रिबन लाइक जिसको लेंथ कुछ बन जा रहा है, कितना बन जा रहा है लेंथ, 5 से 10 माइक्रोन मीटर तक का। विथ कितना, 2 से 4, देखिए एकदम सीधे आधा कर दिया ना। 5 के समझिए कि 4 से मान लीजिए, 4 से 10, 4 से इधरों एक कम कर दीजिए, उधरों एक कम कर दीजिए। याद रखने का ट्रिक मैं बता रहा हूँ, कम रियलिटी में मत करिएगा। तो इसको 5 का आधा एक कम कर दिए तो 4 हो गया, 4 से आधा हो गया, बीच चौलाई 2 हो गया। इधर 10 था तो आधा करने के लिए 2 कम कर दिए तो 8, तो 2 से 4, इस तरीके से। द नंबर ऑफ वैरीज फ्रॉम पर्स, जिस तरीक़ा से माइटोकॉन्ड्रिया वैरी कर रही थी प्रत्येक सेल में, उसी प्रकार से प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट कह सकते हो, वो वैरी करती है हर एक सेल्स में। जैसे क्लाइडोमोनास, जैसे कह रहा है कि द नंबर ऑफ वैरीज फ्रॉम 1 पर सेल्स ऑफ द क्लाइडोमोनास। क्लाइडोमोनास एक प्रकार का जो कि बैक्टीरिया ही है, जो कि खुद फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाती है, और उसमें भी वो वैरी करती है। ग्रीन एल्गी, जैसे ग्रीन एल्गी है, क्या है, ग्रीन एल्गी है, वो 20 से 40 पर सेल मेसोफिल्स रखती है। कितना, एक सेल्स में 20 से 40 रखती है, समझ रहे हैं, 20 से 40 रख रही है। वो सब मिल के ट्रैपिंग करती है सनलाइट को, और उसके बाद वो खाना को बनाती है। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, वही कह रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया जिस तरह से वैरी करती थी, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया द क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स। अच्छा, ये भी डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स होती है, ठीक ना। जिस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ये बहुत सारे काम कर रही है। नहीं, पहली बात कि इसको, मैं जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो वो होती है वो वैरी करती है, तो वही क्लोरोप्लास्ट वैरी कर रही है। वो डबल मेम्ब्रेन होती है, तो वही देखिए आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन भी है ना, वैरी कर रही है ना, समझ रहे हैं ना, यही बात हो रही है। ऑफ द टू इनर मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट इज रिलेटिवली लेस परमिएबल, लेकिन इसका एक चीज़ है जो कि लेस परमिएबल होती है। इनर वाला जो मेम्ब्रेन होती है, वो इनर मेम्ब्रेन होती है, वो कैसा होती है, लेस परमिएबल होती है। इनर मेम्ब्रेन होता है जो कैसा होता है, लेस परमिएबल होती है, लेस परमिएबल होती है, याद रखिएगा, लेस परमिएबल होती है। अच्छा, कहाँ थे हम लोग, क्लोरोप्लास्ट और डबल मेम्ब्रेन, टू इनर क्लोरोप्लास्ट, इनर मेम्ब्रेन होता है जो कि लेस परमिएबल, द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। जो स्पेस लिमिटेड होती है, लिमिटेड स्पेस होती है, उसी के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होती है। कॉल्ड स्ट्रोमा, कॉल्ड स्ट्रोमा, कॉल्ड स्ट्रोमा। स्ट्रोमा कहने का मतलब कि ये देख रहे हैं ना, स्ट्रोमा के यहाँ पे रिप्रेजेंट भी गया, स्ट्रोमा लेमिला। एक ये हो गया, पूरा सेट हो गया। जैसे मैं पेन से डिनोट करने का प्रयास कर रहा हूँ, ये जो पूरा सेट हो गया, ठीक, ये जो पूरा सेट हो गया, ये दोनों का बीच को जो जगह हो गया ना, ये दोनों का, जैसे प्लाज्मोडेस्माटा एक सेल से दूसरे सेल से कनेक्ट कर रही थी, उसी प्रकार से एक एक कंप्लीट क्लोरोप्लास्ट को, एक कंप्लीट क्लोरोप्लास्ट को दूसरे को कंप्लीट क्लोरोप्लास्ट से जोड़ती है, उसी को स्ट्रोमा लेमिला कहते हैं। और एक सिंगल है, ये पूरा सिंगल है, तो इसको स्ट्रोमा कह रहे हैं। और ये एक सिंगल, इसको में भी एक सिंगल स्लाइड, जैसे ये सिंगल स्लाइड उठा लिए तो वो ग्रेना हो गया, सिंगल स्लाइड उठा लिए तो क्या हो गया, ग्रेना हो गया। लेकिन इसको जो पूरा अरेंज हो गया ऐसे, इसको ऊपर ऐसे 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 ऐसे, तो ये पूरा को क्या कह दिए, स्ट्रोमा कह दी, क्या कह दिए, स्ट्रोमा कह दी। और इसी प्रकार से एक लेयर और है, इधर इधर एक लेयर और है, तो ये दोनों का बीच का जो कनेक्शन किया ना, ये दोनों का बीच का, ये भी स्ट्रोमा हो गया पूरा। और ये दोनों का बीच का जो कनेक्शन कर रहा है, उसको स्ट्रोमा लेमिला कह रहे हैं, उसको क्या कह रहे हैं, स्ट्रोमा लेमिला कह रहे हैं। कहिए तो मैं अच्छा से बना देता हूँ कि ताकि आप बाद में चित्र को भी देख के समझ सकते हैं। जैसे कहने का मतलब
कि ये सिंगल यूनिट है। क्या है, ऐसे मैं बनाता हूँ, ये सिंगल यूनिट है तो इसको क्या कह रहे हैं, ग्रेना कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ग्रेना कह रहे हैं। लेकिन यही सिंगल यूनिट ऐसे ऐसे ढेर सारे पर अरेंज हो जाते हैं, और इधर भी ऐसे 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 ऐसे, तो इसको पूरा कंप्लीट को क्या कहता हूँ मैं, इसको कंप्लीट को ये स्ट्रोमा कहा जाता है। कंप्लीट को क्या कहा जाता है, स्ट्रोमा कहा जाता है। ये भी कंप्लीट है तो क्या कहा जाएगा, स्ट्रोमा कहा जाएगा। और ये दोनों के बीच का जब कनेक्शन हो जाता है तो इसको क्या कहा जाता है, स्ट्रोमा लेमिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्ट्रोमा लेमिला कहा जाता है। स्ट्रोमा लेमिला कहा जाता है। समझिए बात को, ये मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और फिर इसको जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो लेस परमिएबल होता है, और ये मेसोफिल्स होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होती है। सारा चीज़ को मैं कितना बार रिवीजन में करवा दिया पढ़ाते पढ़ाते, सोचिए। अब आगे देखता हूँ मैं। द स्पेस लिमिटेड इनर मेम्ब्रेन्स क्लोरोप्लास्ट कोलेस्ट्रोमा, जो ये लिमिटेड स्पेस है, सॉरी शायद मैं गलती बता दिया, थाइलोक्वार्ट्स कहते हैं। ओ सॉरी, जो सिंगल यूनिट होता है वो जो स्ट्रोमा में कह दिया, वो थाइलोक्वार्ट्स होती है। और जो वैकेंट स्पेस है वो वैकेंट स्पेस को स्ट्रोमा कहते हैं। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, गलती बच्चा का माइंड में रह जाएगा तो वो दिक्कत है। जैसे ये है ना, ऐसे 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 ऐसे, ठीक, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इस तरीका का है ना। तो ये जो पूरा ये इस तरीका सेल्स में होगा तो इसको स्ट्रोमा कह रहे हैं, खाली वाला की जगह को, ठीक ना। एक सिंगल यूनिट को क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे इसे थोड़ा सा मैं दिखाने का प्रयास कर, नंबर ऑफ ऑर्गेनल्स फ्लैटेड मेम्ब्रेन कॉल्ड थाइलोक्वार्ट्स एंड आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा। तो थाइलोक्वार्ट्स प्रेजेंट होती है स्ट्रोमा में, और फिर डबल मेम्ब्रेन होते हैं। ये जो सिंगल स्लाइड ले रहे थे उसको हम लोग कहते हैं थाइलोक्वार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, थाइलोक्वार्ट कहते हैं। और ये जो पूरा है ना, ये जिसको पूरा को हम लोग क्या कह रहे हैं, पूरा को हम लोग कह रहे हैं ग्रेना कह रहे हैं, ठीक ना। और ये स्पेस को स्ट्रोमा कह रहे हैं, और ये दोनों का बीच को जो स्पेस को कनेक्ट कर रही है उसको स्ट्रोमा लेमिला कह रहे हैं, ठीक ना। ये था कॉन्सेप्ट, वहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया था, मैं उल्टा कर दिया था, समझिए ना आप। ये सिंगल ये स्पेस को स्ट्रोमा कह रहे हैं, इसको सिंगल यूनिट को थाइलोक्वार्ट्स कह रहे हैं। थाइलोक्वार्ट्स को अरेंज करके ग्रेना का फॉर्मेशन किया जा रहा है, और एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से जब कनेक्ट हो रही है तो इसको स्ट्रोमा लेमिला कहा जा रहा है। अब यही चीज़ को आगे बताया जाएगा, ठीक। तो आगे मैं बढ़ता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ा सा हो जाती है कभी कभी दिक्कत, मिसकंसेप्शंस, उसे ले टेंशन मत लीजिएगा। अगर गलती होगा मेरे से मैं तुरंत सुधार कर लूँगा। फर्स्ट ये तो हो गया, a number of ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेड मेम्ब्रेन्स कॉल्ड थाइलोक्वार्ट्स। कहे ना, एक जो सिंगल है वो फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर है, इसीलिए क्या कह रहा है, उसको थाइलोक्वार्ट्स कह रहा है। आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा, जो कि उपस्थित कहाँ, स्ट्रोमा में। सारा चीज़ तो स्ट्रोमा में ही उपस्थित है। यही से हम पूरा पढ़ लेते ना, उसके बाद करते तो नहीं दिक्कत था। थाइलोक्वार्ट्स आर अरेंज इन स्टॉक, थाइलोक्वार्ट्स आर अरेंज इन स्टॉक। थाइलोक्वार्ट्स को अरेंज किया जाता है एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर, उसको कह रहा है स्टॉक अरेंज किया जाता है, ठीक ना, अरेंज किया जाता है, ठीक, कोई दिक्कत। और वो पाइल्स लाइक बना देती है, एकदम पाइल्स लाइक बन जाती है, यानी कि एक ऊंचाई की तरफ पड़ जाती है, उसको क्या कह रहे थे, ग्रेना कह रहे हैं, कोई दिक्कत। उसको पुलर बर्ड, सिंगुलर बर्ड का ग्रेनम, और एक पुलर बर्ड ग्रेना है, क्योंकि वो ग्रेना का इंफॉर्मेशन करेगा। बहुत सारे थाइलोक्वार्ट्स का निर्माण करती है ना, बहुत सारे थाइलोक्वार्ट्स मिला के पाइल्स करने का मतलब कि बहुत बड़ा बिल्डिंग की तरह बन जाती है। इस तरीके की चीज़ करने का मतलब है। द इंटीग्रल थाइलोक्वार्ट्स एडिशंस, थाइलोक्वार्ट्स इंटीग्रल थाइलोक्वार्ट्स होता है, वो एडिशन किया जाता है, एक दूसरे के ऊपर जोड़ा जाता है। दे आर द फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूबुलर ट्यूब्स कॉल्ड स्ट्रोमा लेमिला, और एक ट्यूबुलर लाइक कनेक्टिंग कर जाती है, उसको स्ट्रोमा लेमिला कह रहे हैं। सारा चीज़ समझ में आ रहा होगा एकदम। थाइलोक्वार्ट्स जितना चीज़ मैं बताएं वही चीज़ लिख रहा है, ये नहीं कि दूसरा चीज़ कुछ लिख रहा है। द थाइलोक्वार्ट्स ऑफ द डिफरेंट ग्रेना, थाइलोक्वार्ट्स है वो कि डिफरेंट ग्रेना। द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलोक्वार्ट्स इनक्लोज्ड स्पेस, द मेम्ब्रेन थाइलोक्वार्ट्स, द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलोक्वार्ट्स, मेम्ब्रेन जो थाइलोक्वार्ट्स का मेम्ब्रेन होती है, थाइलोक्वार्ट का जो सिंगल है, इसको ऐसे का वाला कह रहा है, जो सिंगल है थाइलोक्वार्ट्स, उसका जो मेम्ब्रेन होती है,
उसका जो मेम्ब्रेन होती है वो ल्यूमेन कहलाती है। क्या कहलाती है? ल्यूमेन होती है। क्या होती है? ल्यूमेन होती है। The stroma of the chloroplast contain enzymes required to synthesize the carbohydrate और proteins। वो क्या सिंथेसाइज करती है? कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स को, जो उसको अंदर ल्यूमेंस स्ट्रोमा में, ये स्ट्रोमा जो वैकेंट स्पेस है, स्ट्रोमा जो ये वैकेंट स्पेस है, ये जो हरा वाला एरिया है, जो ये हरा वाला एरिया है स्ट्रोमा, इसको में एंजाइम्स प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? एंजाइम्स प्रेजेंट होती है, ठीक ना। एंजाइम्स प्रेजेंट होती है जो किस चीज़ का सिंथेसाइज करती है, तो आपने बोल रहा है किस को वो करती है, तो कार्बोहाइड्रेट को करती है और प्रोटीन को करती है। क्या करती है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को सिंथेसाइज करती है। ये चीज़ याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये लाइन हर किसी से छूटता है, मेरे से भी छूटा है, और मैं अभी इस चीज़ को पता चला कि स्ट्रोमा में जो एरिया होता है वो अपना आप में इंजाइम्स भी रखती है। वो इंजाइम्स किसी को करती है? पाचन क्रिया करने का काम करती है, तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स को करती है। किसी को करती है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स को करती है। इट आल्सो कंटेन अ स्मॉल, इट आल्सो कंटेन अ स्मॉल, इट आल्सो कंटेन्स, थोड़ा सा छोटा, हाँ ठीक है। इट आल्सो कंटेन्स अ स्मॉल डबल स्टैंड सर्कुलर डीएनए। देखिए ये भी सर्कुलर डीएनए रख रही है, क्यों? क्योंकि ऑर्गेनल्स के अंदर ऑर्गेनल्स है, तो उसमें में किस तरह का बिहेवियर करेगा, तो उस तरह में वो बिहेवियर करता है किसकी तरह, तो प्रोकैरियोटिक्स का जो ऑर्गेनल्स होता है उस तरह। क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन थैलेक्वाइड्स। क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट होती है कहाँ पे? थैलेक्वाइड्स में। जब थैलेक्वाइड्स में प्रेजेंट है तो इसमें कि ग्रेनम में भी प्रेजेंट है। क्या ग्रेनम में प्रेजेंट है? इसमें ग्रेनम में प्रेजेंट है। ग्रेनम इज अ पोलर बर्ड, बट ग्रेना इज अ सिंगुलर बर्ड्स। देन सर्कुलर डीएनए पाई जाती है। राइबोसोम्स भी यहाँ पे पाई जाती है। क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन थैलेक्वाइड्स। ये हो गया द राइबोसोम्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। राइबोसोम कैसा होता है? 70S पाया जाता है। 70S कहाँ पाया जाता है? मिनरल से, उसमें पाया जाता है। और साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम होते हैं, उसको पास 80S पाया जाता है। ये बहुत अच्छा चीज़ कहा बात। जो साइटोप्लाज्मा में, जो साइटोप्लाज्मा वो राइबोसोम पाया जाता है उसको में 80S पाया जाता है। लेकिन जब ये ऑर्गेनल्स के अंदर मैट्रिक्स में आ जाती है तो वहाँ पे जो राइबोसोम्स पाई जाती है उसमें 70S पाई जाती है। ये लाइन देख रहे हैं किस तरह का कन्फ्यूजन किया है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए मेरे अनुसार से। एक एक बर्ड, और क्या मैं बोलूँ, हर एक बर्ड्स को मैं समझाया हूँ भाई, अपने तरीक़ा से 100% दिया है। और बाकी आपकी इच्छा जाने कैसा है, आपका क्या है इच्छा, तो मैं और उसको आगे कुछ कह भी नहीं सकता हूँ। ठीक, मैं चलिए फिर भी ठीक है। अब मैं बढ़ता हूँ राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में बहुत सी हम लोग जानते हैं। राइबोसोम का खोज करने वाला प्लेडे थे, इन्होंने राइबोसोम एक प्रोटीन को सिंथेसाइजिंग करती है। ये दो प्रकार का यूकेरियोटिक प्रोकैरियोट्स में वहाँ पे बताया था 70S 80S। 80S यूकेरियोटिक में पाया जाता है। इसको दो सब यूनिट होते हैं, एक 50S, एक 30S, एक 60S, एक 40S, इस प्रकार का एस होता है। एस क्या सेटवर्क यूनिट है, प्रोटीन को सिंथेसाइजिंग करती है साइटोप्लाज्मा में। और जो प्रोकैरियोटिक में है तो 70S पाया जाएगा, लेकिन यूकैरियोटिक में है तो साइटोप्लाज्मा में है तो वो 80S की तरह बिहेव करेगी। लेकिन किसी ऑर्गेनल्स के अंदर जा चली गई है तो वो 70S की तरह बिहेव करेगी। इसको बारे में यही है नॉलेज। अब आगे बढ़ते हैं, जो है जो करूँगा। राइबोसोम्स, अच्छा डिस्कट कर दूँ क्या? ख़त्म। हाँ, राइबोसोम्स आर द ग्रेनुअल स्ट्रक्चर। राइबोसोम्स आर द ग्रेनुअल स्ट्रक्चर एंड फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बाय डेंस पार्टिकल्स जॉर्ज प्लेडे 1953। राइबोसोम्स ग्रेनुअल पार्टिकल्स स्ट्रक्चर है जो कि सबसे पहले किस माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा गया, और वो सबसे पहले किसने देखा था? तो जॉर्ज प्लेडे ने देखा था। कब देखे थे? 1953 में ही इसका खोज हो गया था। कब देखे थे? 1953। दे आर कंपोज्ड राइबोन्यूक्लियर, वो कंपोज किए, दे आर कंपोज्ड राइबोन्यूक्लियर RNA एंड प्रोटीन्स एंड आर नॉट सराउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन। और कोई भी उसको चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन्स नहीं था। आज मैं प्रयास करूँगा कि आज ये पूरा ख़त्म ही कर दिया जाए। द यूकैरियोटिक आज मैं ख़त्म तो कर दूंगा, लेकिन अपलोड देखो ना, जो अगला पार्ट्स में बनाया था वो फिर से कट हो गया। हो सकता है कि फिर से अपलोड एक वीडियो में नहीं हो, क्या मैं बोलूँ, लेकिन मैं आज प्रयास करूँगा पूरा वीडियो अपलोड कर दूँ ताकि
कोई पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़ लें। हमको इससे मतलब ही नहीं है कि व्यू जाए चाहे तो नहीं जाए। मेरे को ये मतलब है कि ये दिसंबर आते आते मैं पूरा का पूरा वीडियो अपलोड कर दूं यूट्यूब पर। मेरा ये है लक्ष्य। मेरा ये 1% का नहीं है कि मेरा व्यू जाए या सब्सक्राइबर जाए। मैं अपने अनुसार से 100% दे रहा हूँ। बस आपको यदि जो फॉलो करना है तो फॉलो करिए, और यदि जो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा जिसके कारण हो सकता है और इच्छा बढ़ जाए तो और बहुत चीज़ मैं इसको पे ला सकता हूँ। लेकिन यहाँ तक कोई देखते ही कहाँ हैं। 40 मिनट किसका औकात है कि वो देख ले वीडियो को। ताकि अच्छा चीज़ मिलता है वहाँ पे टाइम तो लगेगा हल्का। द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर ATS। यूकैरियोटिक में ATS होती है। व्हील द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम इज 20S। हमने पहले ही बता देते हैं। ईच राइबोसोम्स हैज़ 2 सब यूनिट्स, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट्स। 2 सब यूनिट्स ATS एंड 60S। ATS वाला 2 भागों में बढ़ती है, किसमें 60S और 40S में। व्हील 70S 2 भागों में बढ़ती है, 70S वाला 2 भागों में बढ़ती है, क्या 50S और 30S। मैं ये सब बता दिया, प्रोकैरियोटिक का बताया था उसी से मैं बता दिया। स्टैंड द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट्स। इट इज़ द इनडायरेक्टली मेजर डेंसली साइज 70S और 80S राइबोसोम सब यूनिट। इसमें कुछ पढ़ने लायक था ही नहीं, ये दर्शाया है। थोड़ा सा राइबोसोम का ये कि 2 यूनिट है, एक बिग यूनिट है, एक सब यूनिट, एक स्मॉल यूनिट्स है। ये दोनों मिल के बना देती है तो राइबोसोम बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करता हूँ साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन का देने का स्ट्रक्चर का किसको क्रेडिट मिलता है तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को मिलता है। किसको मिलता है? इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को मिलता है। तो मैं पढ़ता हूँ साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन के बारे में मैं बता दूँ, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है, ये सेल का एक स्ट्रक्चर देने का काम करती है, जिसके कारण सेल्स एक दूसरे से एकदम कंस्ट्रिक्ट नहीं होता है, जिसके कारण तो हम लोग ये नहीं है जैसे फुटबॉल की तरह भी तो हो सकते थे जब हम लोग में हड्डी नहीं होता तो इसी प्रकार से एक सेल भी तो फुटबॉल की तरह हो जाता है, एकदम सिकुड़ के जरी सुन हो जाता है, जरी सुन हो जाता है, लेकिन नहीं होता क्यों? क्योंकि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम होती है। ठीक, हाँ ये यहाँ देखते हैं। एंड इलुबरेटेड द नेटवर्क फिलामेंटस प्रोटीनिशियस structures consisting the microtubules filaments intermediate filament present in the cytoplasm is correctly referred to as the cytoskeleton। वही कह रही है कि वो फिलामेंटस होती है और प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर होती है कंसिस्टिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट इंटरमीडिएट की तरह रहते हैं। इस तरह का चीज़ है, ये उतना नहीं इंपॉर्टेंट है। द साइटोस्केलेटन इज द सेल आर इन्वॉल्व इन मेनी फंक्शंस एज मैकेनिकल सपोर्ट और मोटिलिटी और मेंटेनेंस। ये कह रहा है क्या कि ये मैकेनिकल, इसका फंक्शन देख लीजिए क्या है फंक्शन। तो मैकेनिकल सपोर्ट करती है और मोटिलिटी और मेंटेनेंस करती है शेप ऑफ द सेल्स। बस इसका यही है कि मेंटेनेंस शेप ऑफ द सेल्स करे, मैकेनिकल सपोर्ट करे और मोटिलिटी कुछ मूवमेंट में मदद करे। एक कह रहा है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स माइक्रोफिलामेंट्स इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में एकदम जो चीज़ बोल दिया वही है, थिंकिंग कर लिया खाली। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम वो फिलामेंटस होता ही है, उस लायक का स्ट्रक्चर ही बनाया गया। वो प्रेजेंट कहाँ होगा? कहा कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बाहर होती है, तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बाहर होती है यानी कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। कोई भी चीज़ छूटा नहीं है अभी तक का। कोई भी पॉइंट्स को कुछ अंडरलाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ऐसे तो मैं समझिए कि हर एक वर्ड को ही कर रहा हूँ अंडरलाइन, ऐसा तो कुछ है नहीं। ठीक, अब ज़्यादा पेज नहीं है, बस समझिए कि 183 तक है। अच्छा 183 तक भी नहीं है, 182 में 182 में भी सोचे कि कम ही है। तो 1 पेज 2 पेज 3 पेज बच रही है, ये तो हो ही गया ना। 3 पेज बच रही है, देखते हैं 3 पेज बच रही है, आगे देखते हैं। सिलिया एंड फ्लेंजला, ये दोनों बहुत अच्छे हैं। सिलिया एंड फ्लेंजला सेंट्रोसोम्स, यहाँ तक टाइम लगेगा। न्यूक्लियस से फिर तो बहुत सी जाना लगेगा। सिलिया एंड फ्लेंजला की बात कर रहा हूँ। सिलिया एंड फ्लेंजला यही पेज पर भार है जो भार है, ठीक ना। सिलिया एंड फ्लेंजला, सिलिया का सिंगुलर बट सिलियम होता है। हम लोग को बाहर चीज़ का जानने का प्रयास ही नहीं उतना करना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि क्वेश्चन नीट में किस चीज़ आता है, एनसीईआरटी बेस्ड आता है, तो हम लोग एनसीईआरटी को फिक्स करेंगे। सिलिया क्या है? सिलियम होता है, उसको सिंगुलर वर्ड सिलियम। एंड फ्लेंजला का सिंगुलर वर्ड फ्लेंजलम होता है। और हेयर लाइक आउट ग्रोथ, वो हेयर लाइक होती है और आउट ग्रोथ होती है। मैं स्ट्रक्चर कहिएगा तो मैं खुद से मैं पार दूंगा, ये स्ट्रक्चर ये नहीं समझ में आ रहा है तब। सिलिया आर द स्मॉलर स्ट्रक्चर विच ऑटर हेयर लाइक आउट ग्रोथ, वो बाहरी कैसा ग्रोथ होती है तो हेयर लाइक होती है सेल मेम्ब्रेन। सिलिया आर अ स्मॉल स्ट्रक्चर, सिलिया क्या है? एक स्मॉल स्ट्रक्चर है, छोटा स्ट्रक्चर है। विच वर्क्स लाइक ओर्स, ओर्स की तरह, जैसे नाव चलाते हैं ना, नाव में कैसे पानी को
पीछे रुका काटा जाता है तो नाव आगे की ओर मूव करती है। तो इसी को भी सीलिया और फ्लैंजिला इस तरीक़ा से सिकुड़ता है। ऐसे वीडियो मेरा सामने रहता फेस तो मैं बताता भी, ठीक ना। इस तरीक़ा से ऐसे ऐसे करती है, ऐसे ऐसे करके मूव करती है, ठीक ना। हाँ, लाइक ओट्स, ये वर्ड को याद रखिएगा खाली, लाइक ओट्स। क्या? लाइक ओट्स। ये मैं करता हूँ तो पूरा लाइन ही हो जाता है। कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ द आइदर ऑफ द सेल और सराउंडिंग द फ्लूइड, और वो फ्लूइड में इस तरीक़ा से मूवमेंट करके वो आगे की ओर मूव करती है, आगे की ओर मूव करती है। फ्लैजिला आर कंपैरेटिवली लॉन्गर, फ्लैजिला होता है जो कंपैरेटिवली लॉन्गर होती है, रिस्पॉन्सिबल लॉन्गर होती है, याद रखिए कंपैरेटिवली लॉन्गर होती है, और वो रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? सेल को मूवमेंट के लिए। किस चीज़ के लिए होती है रिस्पॉन्सिबल? सेल को मूवमेंट के लिए होती है। फिर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आर आल्सो पोसेस द फ्लैंजिला। कह रहा है प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होती है वो भी पोसेस करती है फ्लैंजिला की, क्या? बट दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक, लेकिन वो स्ट्रक्चरली डिफरेंट होती है। किससे डिफरेंट होती है? तो वो फ्लैंजिला से डिफरेंट होती है। किससे डिफरेंट होती है? तो फ्लैंजिला से डिफरेंट होती है। एक कहने का मतलब मैं इसको चित्र में बना रहा हूँ कि जैसे ये मान लीजिए कि ये साइटोप्लाज्म, ठीक ना। साइटोप्लाज्म इसमें भरा हुआ एकदम, साइटोप्लाज्म इसमें भरा हुआ, ठीक ना। और ऐसे नहीं साइटोप्लाज्म, इसको समझिए, इस तरह से समझिए, इस तरीक़ा से इधर है साइटोप्लाज्म, इस तरीक़ा से इधर है साइटोप्लाज्म, ठीक ना। और इसको अंदर ये है सीलिया, इस तरीक़ा से। तो इस तरह का एकदम सनलाइट के कैसे बचपन में चित्र बनाते हैं उस तरीक़ा के। तो इसी को मूवमेंट करती है, सिकुड़ाती है फिर फैलाती है, सिकुड़ाती है फिर फैलाती है, ठीक ना। इस तरह का वो मूवमेंट करती है। तो कह क्या रही है कि वो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों बैक्टीरिया के काम करती है, लेकिन यूकैरियोटिक में जब ये काम करती है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? डिफरेंट होता है। ये बात वो बताने का प्रयास कर रहे हो। वो क्या बताने का प्रयास कर रहा है, आप सुनने आया। अब बात करते हैं थोड़ा सा निचला पैराग्राफ का। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब हम लोग पढ़े स्टडी किए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब हमने स्टडी किया तो क्या देखा गया कि सीलियम और फ्लैजिला सो दे आर कवर्ड विथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो देखा गया क्या कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब देखें तो हम देखा गया कि उसको एक बाहरी एक लेयर है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लेयर है। देयर कोर कॉल्ड एक्जियोम देयर कोर कॉल्ड एक्जियोम कोर कहा गया। अ नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स रनिंग पैरेलल, वो माइक्रोट्यूब्यूल्स है जो कि रनिंग कैसा करती है? पैरेलल करती है, अलोंग द एक्सिस, ठीक ना। थोड़ा सा आवाज़ आया था उसको लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्या करूँ, बाहर रनिंग दौड़ रहे हैं सब लोग, बच्चे लोग। एक्जियोम्स पोसेस अ नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स रनिंग पैरेलल टू लॉन्ग एक्सिस, वो पैरेलली लॉन्ग एक्सिस की तरफ मूव करती है। द एक्जियोम यूजुअली हैज़ 9 ट्यूब्यूल्स, तो कितने ट्यूब्यूल्स होते हैं? 9 ट्यूब्यूल्स होती है, और रेडियली होती है। वो जो मैं फ्लैंजिला दिखाने का प्रयास कर रहा था वो नहीं, वो अंदर की ओर होती है। वो भी मैं चित्र बना के अभी दिखाता हूँ। कितना होती है? 9 होती है, और वो अरेंज्ड होती है पेरीफेरी माइक्रोट्यूब्यूल्स में। ये मैं पहले चित्र बना दूंगा तभी आपको ज़्यादा क्लियरिफाई होगा। तो पहले मैं चित्र बना देता हूँ, ठीक ना। ये तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये हो गया। इस तरीक़ा से मान लीजिए कि ये है, ठीक। ये मान लीजिए यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे, सॉरी, ऐसे 3 के ग्रुप में है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं, समझिएगा। 4 ऐसे करके कितने हैं? तो 9 ग्रुप है। कितने हैं? 9 ग्रुप है। इस तरीक़ा से 9 ग्रुप हैं, ठीक ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। उसको मैं ए मान लीजिए, ए है, बी है, सी है, ठीक ना।
और सब उसी प्रकार से मानिए ए बी सी इस तरीके से। तो वही बात कह रहा है कि ये 9 है और सब क्या है, यहाँ से एकदम समझिए सब रेडियली पर है, सब रेडियली है ना, सब रेडियली है। ऐसे फिर इसको ये माने हैं तो सी से जोड़ दीजिए, ये माने हैं तो सी से जोड़ दीजिए, ये माने हैं तो सी से जोड़ दीजिए, ये माने हैं तो सी से जोड़िए, ये माने हैं तो सी से, ए सी ए सी ए सी ए सी। आपको ये सब रेडियली है। आपको ये लग रहा होगा कि इससे तो अच्छा सा डायग्राम बना के बहुत जमा बताया जा रहा है, तो आपको वीडियो में क्यों देखो। मेरे वीडियो आप देखने से क्या फ़ायदा। तो मेरे वीडियो देखने से फ़ायदा क्या है कि मैं हर एक चीज़ को गांव से रिलेटेड करके मैं बता रहा हूँ, हर एक चीज़ को मैं फील दिलाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप कहाँ देखे हैं, कैसे हो सकता है, क्या है, इस तरीक़ा की चीज़ मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अब देखिए ये बाहर साइटोप्लाज्म था, यहाँ सीलिया लगा हुआ था, समझ रहे हैं ना बात को। अब बात आपको फील भी आ रहा होगा, अच्छा हाँ लिक्विड पार्ट है तो उसको मैं ये आगे की ओर सटाता होगा, फिर छोड़ता होगा तो आगे मूव कर जाता होगा। और इसी के अंदर देखिए ये जो दिखा रहा है ना, ये हो गया, और ये दोनों बीच में जो कनेक्ट हो गया उसको साल्ट ब्रिज कहा जाता है। साल्ट ब्रिज नहीं, इंटरमीडिएट एक ब्रिज होता है, कौन ब्रिज कहा जाता है, ब्रिज ही कहा जाता है, कोई ब्रिज नहीं कहा जाता, ब्रिज ही कहा जाता है। इंटरमीडिएट ब्रिज कहिए या तो कुछ ब्रिज कहिए, ठीक ना। ये जो है एसी लिंकर कहा जाता है, ये जो ए सी से मिलाए हैं उसको एसी लिंकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एसी लिंकर कहा जाता है। मेरा डायग्राम भले ख़राब है लेकिन मैं हर एक चीज़ को मैं फील दिलाने का प्रयास कर रहा हूँ, सुनिए ना बात को। आगे कट करता हूँ और आगे पढ़ने का प्रयास करता हूँ। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा तो फिलामेंटस देखा और कवर्ड विथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन था। देयर कोर कॉल्ड एक्जियोम, कोर था जिसको क्या कह दिया, एक्जियोम कह दिया, एक्जियोम। पोसेस नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, पोसेस द नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड रनिंग पैरेलली to the long axis, parallelly to long axis. The axiom usually has 9 doublet। कितना था, 9 डबलेट। अच्छा हमने ट्रिपलेट बता दिया, मैंने बना दिया सेंट्रियोल्स वाला, ये अभी बता रहा है सिलिया वाला शायद से डबलेट था। ए बी सी जो किए थे वो ए बी खाली मान के करिएगा, और ए सी लिंकर पर क्या हो जाएगा, ए बी लिंकर बना दीजिएगा, ठीक। पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है, पेयर सेंट्रली लोकेटेड इन द माइक्रोट्यूब्यूल्स। वो पेयर कहाँ पे, सेंटर में दो लोकेटेड होती है। देखिए ये जो है ना उसी को बात कर रही है, सेंटर में दो लोकेटेड होती है। सच द अरेंजमेंट ऑफ एक्जियोमल माइक्रोट्यूब्यूल्स इज रेफर्स टू एज 9+2। द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाई ब्रिज। सेंट्रल ट्यूब्यूल्स कनेक्टेड होती है, वो क्या किससे से कनेक्ट होती है, सेंट्रल ट्यूब्यूल्स जो ये हो वही कह रहा है, इसी के बारे में बता रहा है। वो किससे से कनेक्ट है, तो वो सेंट्रल ट्यूब्यूल से कनेक्ट, ठीक ना। आर कनेक्टेड बाय ब्रिज, उसी को ब्रिज भी कहा जा रहा है, मैं कह रहा था। एंड आल्सो इनक्लोज बाय द सेंट्रल शीथ। और इनक्लोज जो बाहरी का जो लेयर है लाल वाला जो दिख रहा है वो सेंट्रल शीथ कहलाती है। लाल वाला जो दिख रहा है वो क्या है, सेंट्रल शीथ है। और रेडियल स्पोक जो ए बी लिंकर है, जो ये यहाँ पे समझिए कि दिखाने का प्रयास तो किया ही है, सारा चीज़ मैं दिखाता हूँ, मैं आपको सारा चीज़ बताता हूँ। देखिए ये जो सेंट्रल माइक्रो, ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ठीक। ये रेडियल स्पोक्स है, यही जो कनेक्ट हो रहा था बार बार। रेडियल स्पोक किसको कह रहे हैं, सेंट्रल शीथ किसको कह रहे हैं, जो रेड वाला है वो रेड वाला को सेंट्रल शीथ कहा जा रहा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बाहर जो दिखने में लग रहा था ना उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे हैं। पेरीफ्री कहने का मतलब ए बी, जैसे इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, फिर ए मान लीजिए, फिर बी मान लीजिए, तो ये बी से ए कनेक्ट है, फिर ए बी इसको मान लीजिएंगे तो फिर सॉरी ये बी, हाँ तो बी ए से हो जाएगा, फिर ए बी मानेंगे तो फिर ये हो जाएगा, समझ बात को। तो ये भी लिंकर हो जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, ए बी क्या कहूँ यार, बहुत बेकार लगता है ऐसा होता है तो। ए बी लिंकर, ना ए बी लिंकर कहा जाता है। ए बी कैसे हो रहा था कनेक्ट, वो भी मैं बताने का प्रयास किया हूँ। फिर रेडियल स्पोक्स, देयर इज 9 रेडियल, ये कितना है, वो जो मैं बता रहा था ए बी लिंकर वो कितना होते हैं, 9 होते हैं। कितने होते हैं, 9 स्पोक। द पेरीफेरल डबलेट, पेरीफेरल ए बी वाला हो रहा है जो पेरीफेरी कह रहा है, आर इंटरकनेक्टेड बाई लिंकर्स।
बोथ सिलिया एंड फ्लेंजा, सिलिया और फ्लेंजा दोनों एकदम सेम ही होती है, दोनों में एकदम सेम ही होती है, एकदम सेम होती है सिलिया और फ्लेंजा में, लेकिन सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स में थोड़ा सा अलग हो जाती है। इमर्ज द सेंट्रियोल्स लाइक अ स्ट्रक्चर कॉल्ड वैसल बॉडीज। यही कह रहा है कि इसी तरीके से वैसल बॉडी भी जो फ्लैजिला और जो सिलिया है, सिलिया और फ्लेंजा के एकदम सेम डिट्टो सेम होता है। ये भी लिंकर होती है और वो 9+2 होता है और बीच में भी 2 होता है, ये 2 बीच में आता है। इसको क्वेश्चन ये नहीं आता है, क्वेश्चन ऐसा है कितना माइक्रोट्यूब्यूल्स है, तो 9 दूनी 18 तो बाहर हो गया, 2 बीच में है तो 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स है। कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं? 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। फिर सेंट्रल शीथ रेडियल स्पोक हो सकता है कि रिप्रेजेंट करने के लिए आ जाए, ये क्वेश्चन आएगा। और बाकी इसमें जितना पढ़े जो सब फालतू है। इसमें क्वेश्चन क्या है वो मैं बता दिया, देखिए यही क्वेश्चन आएगा। ये जो पॉइंट्स है ना, 9+2 तो 9 दूनी 18 प्लस 2 20 हो गया। ये 2 है जो बीच में, ये 2 है जो कहाँ पे है? बीच में, सेंट्रल में। 18 जो कहाँ है? पेरीफेरी है। कहाँ है? पेरीफेरी में, ठीक ना। इस तरीका की चीज़, ठीक। अब बात करता हूँ सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स को। तो सेंट्रोसोम सेंट्रियोल्स हम लोग में पाया जाता है, जो कि डिवीजन में भी मदद करता है। तो सेंट्रोसोम्स के बारे में, इस के बारे में मैं क्या बताऊँ। सेंट्रोसोम्स न्यूक्लियस के ऊपर पाया जाता है और गोल्गी बॉडी के नीचे पाया जाता है, ठीक ना। कहाँ पे पाया जाता है मैं लोकेशन में बता देता हूँ। जैसे ये था, ये न्यूक्लियस है, ये गोल्गी बॉडी है, ठीक। इसको यहाँ पे समझिए कि ये है सेंट्रोसोम, ठीक ना। और सेंट्रोसोम के अंदर है सेंट्रियोल्स, ठीक। इस तरीके से आप समझिएगा। और यहाँ क्या क्या फंक्शन है, क्या है वो आप लोग अब यहाँ पे तुरंत आपको मैं बताता हूँ, ठीक। सेंट्रोसोम्स आर ऑर्गेनली यूजुअली containing टू cylindrical स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेंट्रियोल्स। उसको क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम्स इज एन ऑर्गेनली यूजुअली कंटेनिंग 2 cylindrical स्ट्रक्चर, 2 cylindrical स्ट्रक्चर उसको सेंट्रियोल्स कहते हैं। दे आर सराउंडेड बाई अमॉर्फस पेरीसेंट्रिलोलर मटेरियल। वो अमॉर्फस लिक्विड की तरह होती है, उसको बाहरी वो सराउंडेड होती है चारों तरफ से, ठीक। पेरी माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, वहाँ जो कह रहे थे ना कि उसको बीच में फ्लूइड होता है, उसको पेरी माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। इसको अंदर जो फ्लूइड होती है उसको कहा जाता है पेरी पेंडिकुलर, अच्छा, अमॉर्फस पेरीसेंट्रिलोलर, हाँ इसको कहा जाता है पेरीसेंट्रिलोलर कहा जाता है। और वो जो सेंट्रियोल्स होते हैं, वो सेंट्रियोल्स का इस तरीका का चित्र होते हैं। चित्र मैं बता देता हूँ सेंट्रियोल्स किस तरीका का होता है, तो इस तरीका का समझिएगा, ठीक ना। तो वो परपेंडिकुलर होती है। कैसा होती है? परपेंडिकुलर की तरह होती है। बोथ आर सेंट्रोसोम्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर्स, ठीक ना। फिर व्हिच ईच हैज ऑर्गेनिज्म लाइक कार्टविल्स। और किस तरह का स्ट्रक्चर होता है? तो वो कार्टविल की तरह होता है। किस तरह का होता है? वो कार्टविल की तरह होती है, ठीक। अब मैं आगे नेक्स्ट पेज में मूव करता हूँ। मेड अप ऑफ 9, ये कितना होती है? तो इसको में भी 9 ही रहती है। और पेरिफेरल ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी रहती है। किससे से बनी हुई रहती है? ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी रहती है। ईच पेरिफेरल फाइब्रिल ट्रिपलेट होती है। जहाँ पे वहाँ पे ए बी था तो वहाँ पे ए बी सी होती है, ठीक ना। वहाँ पे ए बी लिंकर था तो वहाँ पे ए सी लिंकर होती है। द एडजेसेंट ट्रिपलेट कॉल द सेंट्रल पार्ट्स, इसको में सेंटर में नहीं होती है, ठीक ना। और ये प्रोटीनिशियस होती है और वो हब होती है बीच में, जो वो सेंट्रल शीथ वहाँ पे कहला रही थी, इसको हब कहते हैं। विच इज कनेक्टेड टू ट्यूबुलस and peripheral triplets, radial spokes made up of proteins. The centrioles forms the vessel body, centriole, cilia and flagella। कह रहा है क्या कि सिलिया एंड फ्लैजिला की तरह ही इसको भी वेसल बॉडी है। वेसल बॉडी किसका? सिलिया एंड फ्लैजिला की तरह ही होती है, लेकिन क्या अंतर क्या है? तो अंतर सिर्फ यही है कि उसमें होता है कि ए बी लिंकर होता है, इसमें ए बी सी लिंकर होता है, ठीक। ए बी सी लिंकर होता है और बाकी सेंट्रल में इसको में प्रेजेंट नहीं होता है, उसको में सेंटर में प्रेजेंट होता है। इसको में ऐसे होता है 9×3, ऐसे याद रखिएगा।
इसको में कितना होता है, तो 9 × 3 याद रखिएगा 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है, बीच में माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होती है। फिर ख़त्म हो गया। और क्या, द गिव्स राइज टू स्पिंडल एपरेटस ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, ये भी सेल डिवीजन में पाई जाती है, जो कि सिर्फ एनिमल सेल में पाई जाती है, प्लांट सेल्स में नहीं पाई जाती है। ठीक, कोई दिक्कत है यहाँ पर? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सेंट्रियोल्स उसी तरह का होता है, और जैसे ए भी था तो ए बी सी, जो मैं पहले वाला जो चित्र बनाया था ना उसको सेंट्रियोल्स वाला बताया था। और फिर बाकी जो ये था आप देखें ही कैसा लगा यहाँ तक की सफ़र। अब ज़्यादा नहीं है, काफ़ी कम है, 2 पेज और है, और वो अब न्यूक्लियस का है। तो अब न्यूक्लियस हम लोग स्टार्ट करते हैं, कैसा देखते हैं।